नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। हिंदी का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई तृतीय है, जो कि हिंदी के आधारभूत कौशल और सूत्र तथा अन्य विषयों से संबंध, तो इस इकाई के अंतर्गत हम हिंदी के आधारभूत कौशलों के बारे में पढ़ चुके हैं। और इस कौशलों के माध्यम से हम किस प्रकार से विकास कर सकते हैं बालकों का भाषाई कौशल में। और ठीक उसी प्रकार से हमने आज का जो प्रकरण है हमारे सामने, भाषा के माध्यम से सृजनात्मकता का विकास करना। हम भाषा में किस प्रकार से बालकों में सृजनशीलता का या फिर सृजन शक्ति का विकास कर सकते हैं। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। साथियों, प्राथमिक स्तर पर जब हम भाषा का अध्ययन करवाते हैं या फिर प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं पढ़ाने वाले, उनका एक प्रमुख नैतिक दायित्व भी होता है। उनका दायित्व तो होता ही है, कर्तव्य भी होता है कि वो अपने बालक में भाषाई विकास को सुदृढ़ करे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो पठन लेखन से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करते हैं, जैसे कि हमारे एनसीएफ दे रखा है। एनसीएफ भी इस बात की पुष्टि करता है, या फिर हम माने कि एनसीएफ के साथ साथ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और ठीक उसी प्रकार से बाल केंद्रित शिक्षा भी इस बात की प्रमाणिकता को सिद्ध करते हैं। और ठीक उसी प्रकार से हम इस बात को यहाँ पर कहने जा रहे हैं कि बालकों में सृजनात्मकता का विकास कैसे करें। तो जो इसमें ये बताया गया है कि शिक्षण तो कराया जाए बालकों को, लेकिन कैसा कराया जाए, गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य कराया जाए। तो गतिविधियों को आयोजित करके हम बालकों में रुचिपूर्ण शिक्षण करवा सकते हैं। तो हम बालकों में खेल खेल के माध्यम से शिक्षा को प्रदान कर सकते हैं। मतलब शिक्षा किसी भी प्रकार से उन्हें बोझ ना लगे, इसी के लिए उन्होंने शिक्षा के साथ साथ में सह शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन को लेकर भी बल दिया गया है। तो साथियों, शिक्षक के द्वारा गतिविधि के आधारित शिक्षण प्रक्रिया है, उसके साथ में बालकों में किस प्रकार की सृजनात्मकता का विकास किया जा सके। तो हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। तो साथियों, जब शिक्षक पठन लेखन से संबंधित क्रियाकलाप करता है, गतिविधियों को आयोजित करता है, तो उन गतिविधियों को हम क्या कहते हैं कि साक्षरता अधिगम कहते हैं। तो आइए साथियों, हम बढ़ते अपने प्रकरण की ओर। सबसे पहले है भाषा के माध्यम से सृजनात्मकता विकास। हम किन बिंदुओं के आधार पर या किन बिंदुओं को अपनाकर हम उनमें सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। तो साथियों, आज के इस व्याख्यान में हम 4 बिंदुओं का ही अध्ययन करेंगे, शेष बिंदुओं का हम अगले वीडियो व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, सबसे पहला जो हमारे सामने जो विकास का जो क्रम है उसमें लिखा हुआ है रुचिपूर्ण गतिविधियां। अब साथियों, इसमें ये होगा कि रुचिपूर्ण गतिविधियों के माध्यम से हम बालकों में किस प्रकार के पाठ्यक्रम या विषय वस्तु से संबंधित किस प्रकार के हम उसमें रुचि पैदा करेंगे, या पाठ्यक्रम जो दिया हुआ है या फिर ये मान लीजिए कि विषय वस्तु जो दी गई है बालकों के लिए, उस विषय वस्तु से संबंधित बालकों में किस प्रकार रुचि उत्पन्न की जाए ताकि वो उस विषय वस्तु को मन लगाकर पढ़े और सीखे भी और उसको अधिगम कर सके। तो अध्यापक अपने अनुसार या किताब में दिए अनुसार या गतिविधियों को आयोजित करेगा। तो इसमें मैंने लिखा है रुचिपूर्ण गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में पठन लेखन की योग्यता का विकास किया जाता है। बिल्कुल साथियों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि अध्यापक अपने स्तर पर ऐसी गतिविधियों का आयोजन करेगा जिससे बालकों में खेल खेल के माध्यम से पठन कराना, या फिर उन्हें एक प्राकृतिक माहौल में ले जाकर पढ़ाना, या फिर चित्र, जैसे कि मान लीजिए कि कक्षा में पठन करवा रहा है, जैसे कि हम कक्षा 1 व 2 में अध्ययन करा रहे हैं। तो 1 व 2 में अध्ययन के दौरान हम फ्लैश कार्ड के माध्यम से, चित्र पठन विधि के माध्यम से, हम चार्ट या मॉडल के माध्यम से, हम या फिर बालकों को समूह में कोई खेल खिलाकर हम उनको रुचि पैदा कर सकते हैं। या फिर हम शिक्षण से प्रक्रिया से पहले हम कोई बाल गीत गवा सकते हैं, कोई कविता करा सकते हैं, कोई कहानी सुना सकते हैं, कोई नाटक, छोटा सा नाटक प्ले करवा सकते हैं।
और इनके माध्यम से बालकों में रुचि पैदा करके फिर शिक्षण प्रक्रिया को अपनाया जाए। हम वर्णों की पहचान के लिए छोटे छोटे फ्लैश कार्ड हैं, कोई चित्र कार्ड हैं, तो चित्र कहानी का उपयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उनके प्रकरण को में रुचि पैदा करने के लिए, उनके पाठ्यक्रम में या उनके विषय वस्तु में रुचि पैदा करने के लिए हम उनकी रुचि के अनुसार गतिविधियों का आयोजन करें जो बालकों की मन को आकर्षित करे, तभी वो उसमें रुचियां लेंगे। अन्यथा वो उसमें रुचियां ना लेंगे और पाठ्यक्रम को पढ़ाने के दौरान वो शिक्षक को भी परेशान करेंगे और शिक्षक की उस शिक्षण प्रक्रिया को बाधित करेंगे। अगला जो बिंदु हमारे समक्ष है वो है सरल से कठिन की ओर। साथियों, सरल से कठिन की ओर के अंतर्गत बताना चाहूंगा कि ये एक शिक्षण सूत्र भी है। तो इसमें सबसे साथियों ये महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है कि हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हिंदी के शिक्षक को विशेषकर। वो इसलिए क्योंकि हिंदी की शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अक्सर अध्यापक जैसे शिक्षण प्रक्रिया करवा रहा है तो वो पाठ में आई कहानी, कोई विषय वस्तु, कोई कविता है, कोई गीत है, कोई प्रेरक प्रसंग है, या फिर हम व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित कोई शब्द या कोई मुहावरे या किसी भी बात को, संधि को हम ले सकते हैं, कोई अर्थ को ले सकते हैं। तो उससे संबंधित अगली कक्षा में उसने क्या पढ़कर आया है बालक, तो हमेशा उसने जो बालक ने क्या सीखा है, बालक ने जो सीखा है उसको साथ में रखते हुए हम पढ़ा सकते हैं कि बालक क्या जानता है। बालक के बारे में आधार रेखा मूल्यांकन पढ़ाने से पहले हम जो करते हैं, जिसको हम आधार रेखा मूल्यांकन करते हैं कि बालक क्या जानता है और आगे हमें इसे क्या पढ़ाने की आवश्यकता है, तो उनको जानकर हम वहाँ पर समूह बनाते हैं और समूह के दौरान हम उनकी आवश्यकता के अनुरूप कि बालक की आवश्यकता क्या है, उनकी नीड्स को पहचानना है, बालक की आवश्यकता क्या है और आवश्यकता की पहचान कर उनको उनकी कमियों को दूर करना है, उसको निदान करना है और निदान करके उनका उपचारात्मक शिक्षण के दौरान हमें उन कमियों को दूर करके उन बालक को क्रमोन्नत करना है अगली कक्षा में। मतलब वो उनको उसकी कक्षा समूह के स्तर का बनाना है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले सरल विषय वस्तु को समझाया जाए, उसके बाद में पहले सरल विषय वस्तु को समझाया जाए, उसके बाद में कठिन विषय वस्तु को बताया जाए, ताकि बालक सरल से कठिन की ओर समझ सकेगा। अन्यथा वो कठिन विषय वस्तु को कभी भी समझ नहीं पाएगा और हमेशा शिक्षण प्रक्रिया में एक बाधा बनकर शिक्षण प्रक्रिया को बाधित करेगा और स्वयं भी मतलब इसमें बालकों को मतलब एक परेशानी उत्पन्न करेगा और दूसरे बालकों को भी समस्या उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि उसकी रुचि उस पाठ्यक्रम में नहीं होगी, क्योंकि वो उसके स्तर का नहीं है। तो लेकिन उसको पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में दिया है तो हमें पढ़ाना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में पहले सरल विषय वस्तु को बताया जाए, तत्पश्चात कठिन विषय वस्तु को समझा सकते हैं। इसे हम सरल से कठिन की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर का नियम भी कहते हैं, सूत्र भी कहते हैं। साथियों, अगला जो हमारे सामने सृजनात्मकता के विकास से संबंधित जो बिंदु है वो बिंदु है पूर्ण ज्ञान से संबंध या संबद्धता। साथियों, पूर्ण ज्ञान से संबंध या संबद्धता किस प्रकार से होगी? साथियों, जब हम कक्षा में, जैसे कोई मान लीजिए हम किसी कक्षा में पढ़ाने गए, तो हम ये सबसे पहले एक अच्छे अध्यापक का एक दायित्व होता है कि वो बालकों की पूर्व ज्ञान को संबंधित करें या पूर्व ज्ञान की जानकारी लेवे कि जो प्रकरण आप पढ़ाने जा रहे हैं, क्या वो प्रकरण के बारे में सामान्य जानकारी बालक रखते हैं अथवा नहीं रखते हैं। तो पहले उनकी जानकारी, जैसे आप कविता पढ़ा रहे हैं तो कविता के बारे में उन्होंने पहले पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, या आप किसी कहानी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं तो कहानी क्या होता है, कहानी के बारे में सामान्य सी जानकारियां जो बालक जानता है अपने स्तर पर वो उनसे पूछा जाए, तो बालक उससे पूर्व जानकारी रखते हैं, क्योंकि वो अगली कक्षा में उन्हें पढ़कर आए हैं। तो बालक प्रकरण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं अथवा नहीं रखते हैं। इस जो जानकारी बालक रखते हैं सामान्य से, जैसे कि हम बालक में जैसे कि हम 5वीं क्लास में पढ़ने गए और हमने मीराबाई से संबंधित कोई पढ़ाई कविता या उनसे संबंधित कोई कविता पढ़ाई है, या फिर हमने 5वीं क्लास का जो पाठ है तो हमने 5वीं क्लास का पाठ है समाजशीलता वाला पाठ है जो नरोत्तम दास स्वामी का है, और उसको हम पढ़ाने गए तो, या फिर हम पढ़ाने गए तो हम, या फिर हम रहीम या कबीर की कुंडलियों को पढ़ा रहे हैं, रहीम की या फिर गिरधर की कुंडलियों को पढ़ा रहे हैं, तो उससे संबंधित जो तीसरी और चौथी में पढ़ के आए हैं उन कुंडलियों के बारे में, रहीम के दोहों के बारे में पढ़कर आ चुके हैं,
तो वो वहां पर उस विषय वस्तु की संबद्धता को जोड़कर पढ़ाया जाए, मतलब उनकी पूर्वानुज्ञान को वापस जोड़ा जाए, और पूर्वानुज्ञान को जोड़कर पढ़ाया जाएगा तो वो बालक वो शिक्षण में रुचि लेंगे। तो इस तरह से भी बालकों में सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है कि बालकों, आपने पहली कक्षा में पढ़ा है और एक बार हम दोहरान कर लेते हैं कि हमने पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा है, या कुछ मात्रा विशेष या सरल शब्दों के बारे में, जैसे हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं व्यावहारिक, तो हम ज़्यादा नहीं तो हम जैसे बालक 6ठी क्लास में पढ़ा रहे हैं व्याकरण के बारे में, तो 4वीं और 5वीं में सीखी हुई व्याकरण कम से कम संज्ञा सर्वनाम तो पढ़ सकते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जानकारी देकर हम विशेषण को पढ़ा सकते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के बाद सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सब संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो उनके आधार पर पूर्वानुज्ञान से जोड़ते हुए हम उनको सिखा सकते हैं। तो साथियों, पूर्वानुज्ञान की संबद्धता का नियम हमेशा ध्यान में रखें ताकि बालकों के शिक्षण में एक निरंतरता, एक रुचिपूर्णता मतलब बनी रहे। अगला जो बिंदु है सृजनात्मकता के विकास के क्रम में, वो बिंदु है लेखन कौशल से संबंधित गतिविधियां। अब साथियों, इसमें ये होता है कि लेखन कौशल से संबंधित गतिविधियां प्रत्येक अध्यापक करता है अपने स्तर पर, और लेकिन साथियों, लेखन कौशल से संबंधित बहुत से बालक जो लेखन में थोड़े पढ़ाई में ठीक ठाक होते हैं लेकिन लेखन में पिछड़ जाते हैं, या लेखन उनका अस्पष्ट होता है, उनकी राइटिंग इतनी मतलब, अब मैं उसके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो ऐसा कहना मतलब एक शिक्षक के लिए अशोभनीय है। तो मैं कहूँगा कि उनका जो लेखन के प्रति उनका जो प्रयत्न विशेष प्रकार का ना रहा है या नहीं रहा है, तो उनमें लेखन संबंधी दोष मिलना स्वाभाविक है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की हिंदी शिक्षण के दौरान उन्हें सुलेख लिखवाया जाए, श्रुति लेख लिखवाया जाए, या अनुलेख लिखवाया जाए, या प्रतिलेख लिखवाया जाए। सुलेख और श्रुति लेख से तो आप परिचित ही हैं, लेकिन मैं बता दूं कि सुलेख मतलब सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ लेख सुलेख कहलाएगा। श्रुति लेख जो सुनकर लिखा जाता है, अध्यापक जी बोलेंगे और विद्यार्थी सुनकर सही मात्राओं में, सही शब्द को शब्द सही अर्थ में, या पूर्ण विराम आदि का ध्यान में रखते हुए, अर्ध विराम का ध्यान रखते हुए, लिपि चिन्हों का ध्यान रखते हुए उन लेख को लिखने का प्रयास करेंगे। ये एक बहुत ही भाषा को लेखन कौशल से संबंधित भी कहूँगा मैं, या भाषा के विकास में एक साधन के रूप में है श्रुति लेख और सुलेख, और ये एक अच्छा माध्यम है लेखन कौशल को लेकर, तो बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो उसके अलावा होगा उसके अलावा हम मान सकते सुलेख, श्रुति लेख और होगा अनुलेख। अनुलेख जब अध्यापक जी बोर्ड पे या मतलब लिख रहे हैं तो बालक उनका मतलब उनका अनुकरण करते हुए उस लेख को लिखेंगे। और प्रतिलेख है, उनको कोई लेख या गद्यांश दिया जाता है, उसकी प्रतिलिपि उन्हें करनी पड़ती है, मतलब एक मान लें एक तरह की उनके मतलब नकल करनी है, उनको मतलब वहां पर नकल करनी है, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो ये कहलाएगा प्रतिलेख, उसकी प्रति तैयार करनी है, उसका जैसा ऐसा नकल करना है। तो साथियों, लेखन संबंधी ये बहुत ही बेहतरीन उपाय कहलाएंगे और लेखन संबंधी कौशल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकसित करने के उपाय हैं। तो साथियों, आज की वीडियो व्याख्यान में सृजनात्मकता को लेकर हमने पढ़ा है, सृजनात्मकता का विकास हम भाषा को लेकर किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उनमें हमने 4 बिंदुओं का अध्ययन किया और शेष बिंदुओं का अध्ययन हम अगले वीडियो व्याख्यान में करेंगे। तो आज की वीडियो व्याख्यान में साथियों इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।